सबको नमस्ते भाई, सबको स्वागत, सबको राम राम। आज बृहस्पतिवार है और ऑर्गेनाइज डे है दोस्त। और डेट हो गई है आज कितनी अमित भाई? 17 17 हो गई ना दीप सिखा? 17/7/2025। और हम पढ़ रहे हैं हमारा चल रहा था अफोरिज्म 119 और इसका पैराग्राफ, इसका फुटनोट रह गया था, फुटनोट 99। फुटनोट 99। हाँ, फुटनोट 99 में कह रहे हैं हनीमैन साहब के, इफ दिस बी प्योर ट्रूथ as it undoubtedly is, then no physician who would not be regarded as devoid of reason and who would not act contrary to the dictates of his conscience, the sole arbiter of real worth, can employ in the treatment of diseases any medicinal substance but one with whose real significance he is thoroughly and perfectly conversant. That is, whose positive action on the health of healthy individuals he has so accurately tested that he knows for certain that it is capable of producing a very similar morbid state, more similar than any other medicine with which he is perfectly acquainted, to that presented by the case of disease he intends to cure by means of it. हनीमैन, अभी हमारा ये 119 ऐसे चल रहा था कि कोई सरोगेट नहीं हो सकती अमित भाई। कोई एक मेडिसिन की जगह दूसरी मेडिसिन नहीं ले सकती, उसका प्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता। मेडिसिन बिल्कुल को दूसरी मेडिसिन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि चलो वो नहीं है तो इसके कुछ सिम्टम मिल रहे हैं, ये दे दो। जो जिसका काम है वही करेगी, ऐसा भाव आ रहा था। तो कह रहे हैं हनीमैन साहब, हाँ अमित, वो है ना, वो बताते हैं कि सब बताया करते थे कि जब हैंडीमैन सर थे तो वो उनको जो असिस्ट करते थे उन्हें वो दवाई नहीं बताते थे। हाँ पूछते थे, वो ये कहते थे कि जो बुराइयां देंगे तो तुम्हारे भी दिमाग में बुराइयां ही आनी चाहिए। हाँ, ये भी इस तरह पे इशारा कर रही है ये वाला स्टेटमेंट, बिल्कुल, कि अगर ब्राइनिया हैनीमैन साहब की आई है और मोस्ट एक्यूरेट तरीके से आई है तो दूसरे की भी ब्राइनिया ही आनी चाहिए, क्योंकि ब्राइनिया की जगह रस्टॉक्स ना लेगी केस में। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हो दोस्त। तो इसमें कह रहे हैं कि हैनीमैन साहब कह रहे हैं इस फुटनोट में, फिर कह रहे हैं कि इफ दिस बी प्योर ट्रूथ, अगर ये वास्तविक सच्चाई है, एज इज, और जो है भी, एज इट अनडाउटेडली इज, जिसमें कोई शक ही नहीं है या शक ना हो, देन नो फिजिशियन हु वुड नॉट बी रिगार्डेड एज डिवॉइड ऑफ रीजन। तो अगर मान लो यही सच्चाई है तो कोई भी फिजिशियन, बशर्ते वो अपनी बुद्धि से विरक्त ना हो, उसकी रीजनिंग पावर कम ना हो, एंड हु वुड नॉट एक्ट कंट्रारी टू द डिक्टेट्स ऑफ हिज कंसाइंस, और साथ में वो बंदा यदि अपनी कंसाइंस जो उसको डिक्टेट करती है उसके विपरीत ही न चल रहा हो, द सोल आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब होता है हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन ए मैटर, और जो सोल आर्बिटर ऑफ रियल वर्थ को जानता हो, एक तरह से अल्टीमेट अथॉरिटी जो है यहाँ मैटर को लेकर के, या कह रहे ए पर्सन हु सेटल्स द डिस्प्यूट, यानी कि जो डिसाइड करने वाला हो, कह रहे हैं कि कैन एम्प्लॉय इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज एनी मेडिसिनल सब्सटेंस बट वन विद हुज रियल सिग्निफिकेंस ही इज थोरोली एंड परफेक्टली कन्वर्सेंट।
भाव ये है अमित भाई कि जब इस बात जी को जान गया फिजिशियन, सब लोग जान गए कि एक की जगह दूसरी दवाई नहीं ले सकती, कोई सरोगेट नहीं हो सकती, तो अगर इस बात को कोई ऐसा फिजिशियन जिसमें रीजनिंग की कमी ही ना हो, जो अपने कंसाइंस के डिक्टेशन के कंट्ररी ही ना चल रहा हो, तो वो डिसाइड करने के पद पे है एक तरह से, वो एम्प्लॉय कर किसी भी ट्रीटमेंट में डिजीज के कोई ऐसी मेडिसिनल सब्सटेंस जिसका वास्तविक सिग्निफिकेंस महत्व के हिसाब से थोरोली और परफेक्टली जिसका वो ज्ञाता होगा, जिसका वो जानकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मेडिसिन वो तभी देगा जब उसको वो थोरोली और परफेक्टली जान चुका होगा, बशर्ते वो अगर डिवॉइड ऑफ रीजन ना हो और कंट्ररी टू द डिक्टेट ऑफ हिज कंसाइंस ना हो। ऐसा काम जो बिना प्रूविंग के दवाई के, बिना दवाई को जाने अगर दे रहा है किसी भी केस में, तो उसके लिए वर्ड आएगा ये डिवॉइड ऑफ रीजन है और ये कंट्ररी टू द डिक्टेट्स ऑफ हिज कंसाइंस के रूप में जा सकता है। अदरवाइज मेडिसिन वही देगा जो वहां पर जस्टिफाई है। ये यहां तक भाव है। कह रहे हैं दैट इज whose positive action on the health of healthy individuals he has so accurately tested that he knows for certain that it is capable of producing a very similar morbid state। अर्थात वो उसी दवाई को देगा जिसका पॉजिटिव एक्शन वो देख चुका होगा किसी हेल्थ पर, हेल्दी इंडिविजुअल के, और इतना एक्यूरेटली टेस्टेड कर लिया होगा खूब अच्छे से, और वो जान चुका होगा सर्टेन निश्चित रूप से कि ये कैपेबल है ये पर्टिकुलर मेडिसिन प्रोड्यूस करने में वेरी सिमिलर मॉर्बिड स्टेट को, मोर सिमिलर देन एनी अदर मेडिसिन with which he is perfectly acquainted। मोर सिमिलर, ये और भी ज्यादा सिमिलर है किसी भी ऐसी मेडिसिन से, दूसरी मेडिसिन से ज्यादा, with which he is perfectly acquainted, जिसका वो अच्छे से जानकार है। to that presented by the case of disease he intend to cure by means of it। यानी कि उस केस में देते वक्त जिस केस को वो जिस केस को क्योर करने के लिए वो उसकी इंटेंशन है, इस उसके द्वारा करेगा जो परफेक्टली थोरोली प्रूव हो चुकी होगी और उसका जानकार होगा, तो वो नहीं देगा। दूसरी भाव ये है, कह रहे हैं फॉर एज हैज बीन शोन अबव नाइदर मैन नॉर माइटी नेचर हरसेल्फ कैन इफेक्ट ए परफेक्ट रैपिड एंड परमानेंट क्योर अदरवाइज देन विद ए होम्योपैथिक रेमेडी। बहुत ही गजब और बहुत ही मजबूत बात कही है हनीमैन साहब ने यहाँ। डॉक्टर दीपशिखा पहले भी कही थी, जहां सिमिलर और डिसिमिलर डिजीज हम पढ़ रहे थे कि जब दो डिसिमिलर आके मिलते हैं तो क्या होता है, सिमिलर मिलते हैं तो क्या होता है, वहां भी ये भाव दिया था कि प्रभु भी ठीक नहीं कर सकते यदि सिमिलर स्टेट ना हो, सिमिलर डिजीज ना हो, नेचर भी ठीक नहीं कर सकती। कह रहे फॉर एज हैज बीन शोन अबव, जैसे ऊपर दिखाया जा चुका है कि ना तो कोई इंसान, ना ही माइटी नेचर हरसेल्फ कैन इफेक्ट ए परफेक्ट रैपिड एंड परमानेंट क्योर, वो भी परफेक्ट रैपिड और परमानेंट क्योर नहीं कर सकती अदरवाइज देन विद द होम्योपैथिक रेमेडी। बिना होम्योपैथिक रेमेडी के, बिना सिमिलिमम के, बिना सिमिलिमम स्टेट के, ऐसे मान लो, क्योंकि होम्योपैथिक रेमेडी का मतलब है सिमिलिमम कुछ भी, सिमिलिमम सिचुएशन ला दो, सिमिलर स्टिमुलस दे दो, सिमिलर ड्रग दे दो, ड्रग कॉजिंग जो सिमिलर वो करते हैं पैथोजेनेटिक प्रोसेस। तो ये होम्योपैथिक रेमेडी ये अलग अलग हो सकती है, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर स्टिमुलस, सिमिलर। तो लेकिन बिना होम्योपैथिक हुए माइटी नेचर हरसेल्फ, और इंसान की तो बात ही छोड़ो ना, माइटी नेचर भी क्योर नहीं कर सकती उसको परफेक्ट रैपिड और परमानेंट किसी डिजीज को, जब तक वो होम्योपैथिक ना हो जाए, सिमिलिमम ना हो जाए।
हैंस जी एक फॉर्थ, क्वेश्चन। बेटा अभी पहले पूरा हो जाने दो, अभी इसको ना फिर बीच में अटक जाएगा, अभी रखना संभाल के जी प्रतीक जी। Henceforth, no true physician can abstain from making such experiment in order to obtain this most necessary and only knowledge of the medicines that are essential to cure. Henceforth का मतलब शायद इसका henceforth का मतलब यहाँ से, अब से, या भविष्य में, या इसलिए कोई भी ट्रू फिजिशियन एब्स्टेन नहीं रहना चाहिए, उसे परहेज नहीं करना चाहिए, उसे दूर ना रहे किससे, फ्रॉम मेकिंग सच एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट से बचे ना आगे से कोई फिजिशियन। एक तरह से ये भाव है अब से अब से, यानी कि अब तक अब जो से किया किया, अब आप ऐसी दवाई मत दे देना जो इस तरह से एक्सपेरिमेंट के बिना आपके पास आई हो। या इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए बोला क्योंकि हेनमैन साहब ने कहा खुद पे करो, इसलिए एक्सपेरिमेंट का भाव यहां और ज्यादा पर्सनल हो रहा। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस मोस्ट नेसेसरी एंड ओनली नॉलेज ऑफ द मेडिसिन दैट आर एसेंशियल टू क्योर, ऐसे एक्सपेरिमेंट से परहेज नहीं करना चाहिए अब से किसी भी फिजिशियन को जिसके द्वारा प्राप्त होती है मोस्ट नेसेसरी, और वो नॉलेज हमें प्राप्त होती है मेडिसिन की जो कि एसेंशियल टू क्योर है, यानी कि प्रूविंग जरूर करे। This knowledge which has hitherto been neglected by the physicians in all ages, और ये नॉलेज जो डॉक्टर दीप सिखा जो अब तक जी नेग्लेक्ट किया गया, जिसको प्रूविंग को फिजिशियंस के द्वारा सभी युगों में, अब तक के सभी दशक, सभी सदियों में, एक तरह से। आगे बहुत अच्छी लाइन आ रही है, मैंने मार्क की हुई है, कह रहे इन ऑल फॉर्मर एजेस पोस्टीरियरिटी will scarcely believe it. Physicians have hitherto contented themselves with blindly prescribing for diseases medicines whose value was unknown and which had never been tested relative to their highly important very various pure dynamic action on the health of man. पहले पहले एजेस में जो फॉर्मर मतलब जो चली गई, उन सभी फॉर्मर एजेस में जो यूज करा है, तो जो आने वाली जो हमारे भावी पीढ़ियां हैं, हमारे जो वंशज हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो बड़ी मुश्किल से ये विश्वास कर पाएगी कि फिजिशियन अब तक भी ऐसे ही करता चला रहा, अब तक भी अपने आप को संतुष्ट कर ले रहा है आंख बंद करके प्रेस्क्राइब करने के लिए डिजीज में ऐसी मेडिसिन जिसकी ना तो उसे वैल्यू पता कि वो क्या करेगी, हुज वैल्यू वाज अननोन एंड विच हैड नेवर बीन टेस्टेड रिलेटिव टू देयर हाईली इंपोर्टेंट, जिसको टेस्ट ही नहीं करा गया उसके रिलेटिव हाईली इंपोर्टेंस के तहत, इंपोर्टेंट के तहत, वेरी वेरियस प्योर डायनेमिक एक्शन ऑन द हेल्थ ऑफ मैन के रूप में, जिसे टेस्ट ही ना किया गया हो, अभी तक भी आंख बंद करके वही प्रेस्क्रिप्शन चल रहे हैं। इस पे आने वाली पीढ़ी बड़ी मुश्किल से विश्वास करेगी कि यार ऐसा भी कर सकते थे क्या, इतने भी अनजान हो सकते थे, इतनी बड़ी भी गलती कर सकते थे, और वो हो रही है ना अभी भी। एलोपैथिक ड्रग्स में तो यही हो रहा है, उसकी प्रूविंग प्रॉपर कहाँ है। ओके, इम्पोर्टेंट। एंड मोर ओवर, अभी यहां नहीं रुकेंगे एनिमैन साहब, कह रहे हैं एंड मोर ओवर, एक तो जानते ही नहीं है किसी भी पदार्थ की वैल्यू को अमित भाई प्रूव करके, और उससे भी ज्यादा दे मिंगल्ड सेवरल ऑफ दीज अननोन मेडिसिन्स दैट डिफर्ड सो वास्टली अमंग ईच अदर इन वन फॉर्मूला। एक तो जानते नहीं उस सब्सटेंस के बारे में डॉक्टर दीपशिका सही से प्रूविंग करके, और ऐसे भी कई को मिला देते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, ऐसी कई मेडिसिन को मिला देते हैं जो बड़े पैमाने पर एक दूसरे से डिफर करती हैं, एक ही फॉर्मूले में मिला दें।
and left it to chance to determine what effect should thereby be produced on the patient। और फिर छोड़ देते हैं उस बाई चांस लेने, उस पे चांस ले लेते हैं ये तय करने के लिए कि ये क्या प्रभाव करेगी उस पेशेंट के अंदर। मतलब ऐसा समझ लो कि बम छोड़ के भाग गए, अब वहां क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो उसका भाग्य जाने। अब और वो मुझे लग रहा है होम्योपैथी कह रहे हैं जी, वो 2-2 4-4 दवाइयां जी। हाँ हाँ, नहीं होम्योपैथ को उनको कह रहे हैं जो प्रूविंग नहीं जानते, ये प्रूविंग चल रही ना। तो अभी होम्योपैथ की उस अनभिज्ञता की बात अलग है कि जो प्रूविंग तो जानता है लेकिन सिंगल न दे करके कई कई देता है। हालांकि आपकी बात यहाँ इसलिए मजबूत होती है कि ऐसी गलती करेगा भी वही जो प्रॉपर प्रूविंग नहीं जानता होम्योपैथ अमित अमित भाई। लेकिन यहाँ ज्यादा बात चल रही है क्योंकि जो कई कई सब्सटेंस को एक प्रेस्क्रिप्शन में मिला करके मिक्सचर दिया करते थे, और वो आज भी दे रहे। मान लो एलोपैथिक में कई सारे या जो भी कर रहा होगा दूसरी लाइन, उनके बारे में ज्यादा भाव है, और वो चांस ले लेते थे ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसका ये क्या पैदा करेगी पेशेंट पे, क्या प्रोड्यूस करेगा। आगे कह रहे हैं दिस इज जस्ट एज इफ ए मैड मैन शुड फोर्स हिज वे इनटू ए वर्कशॉप ऑफ एन आर्टिस्ट, सीज अपॉन हैंडफुल्स ऑफ ए वेरी डिफरेंट टूल्स with the use of all of which he is quite unacquainted, in order as he is imagines to work at the object of art he sees around him। इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता था ऐसे लोगों के लिए जो हैनीमैन साहब ने दिया है। कह रहे हैं अमित भाई ये बिल्कुल ऐसे समझो कि एक पागल आदमी किसी आर्टिस्ट की वर्कशॉप में घुस गया और उसने उसके सारे औजारों को अपने हाथ में ले लिया। ऐसे बहुत सारे औजारों को उसने अपने हाथ में ले लिया जिनके बारे में वो जानता ही नहीं है, परिचित ही नहीं है कि किसे कैसे चलाना है या कौन सा औजार क्या करता है। और उसने इसलिए ले लिया अपने हाथ में कि वो फिर एक ऐसी इमेजिन कर रहा है कि वो किसी ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट पर काम करेगा जो उसके चारों, वो एक मूर्ति बनाएगा। जी, ये उस पागल इंसान की तरह है बिल्कुल डॉक्टर श्रेय भाई के जिसे कुछ नहीं पता, और वो भाई उसको अपने हाथ में ले लिया। अब वो ये इमेजिन कर रहा कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। तो जो होम्योपैथ, हाँ कुछ भी खतरनाक बात ये समझ आ रही कि किसी पागल के हाथ में गाड़ी चलाने को, किसी पागल आदमी को तो गाड़ी ड्राइव करने को दे दी, हाँ वो क्या करेगा, एक्सीडेंट भी कराएगा। बस वो एक्सीडेंट भी कर सकता है, जा भी सकता है, उड़ा भी सकता है। उड़ाएगा ही, सकता नहीं है जी, उड़ाएगा ही। हाँ, अब ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे जो पूरी तरीके से मैनुअल को नहीं पढ़ते और वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने लगते हैं भाई। वो एक हिंदी में हाँ, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही दोस्त, आवाज क्लियर करो, आप दूर हो। मैं कह रहा हूँ सर जैसे ये कहावत है ना हिंदी में कि बंदर के हाथ में उस्तरा। हाँ, बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर के हाथ में उस्तरा जैसी जो कहावत है वो बिल्कुल सही बात है। वो बंदर अपनी नाक काट ले, दूसरे की काट ले, या सेब काट दे, कुछ नहीं पता। और भैया यही हो रहा है, ये आज उन सब लोगों के लिए हो रहा है जो प्रॉपर तरीके से मैनुअल नहीं पढ़ रहे। होम्योपैथी का मैनुअल है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल। हाँ, केवल और केवल मेडिसिन की प्रूविंग तक बात नहीं है डॉक्टर सरे। बात यह है कि जो बंदे जो डॉक्टर होम्योपैथिक लाइन में ऑर्गेनन को नहीं पढ़ रहे, वो ये नहीं जानते कि हमें कब क्या कदम लेना है, कब हमें PL/SL देनी है, कब हमें सेकंड प्रेस्क्रिप्शन करना है, कब हमें। आप जान लो हम पढ़ रहे हो ये ऑर्गेनन, बिना इसकी नॉलेज के कोई परफेक्ट एक्शन ले सकते हैं क्या?
अभी नहीं जैसे बिल्कुल नहीं सर। कह रहे आई नीड हार्डली रिमार्क दैट दीज वुड बी डिस्ट्रॉयड, आई एम से अटरली ruined by his senseless operations। जो अभी अमित पाल कह रहे थे ना दीपशिका कि भैया वो गलत करेगा ही, ये लाइन में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ रिमार्क देना भी, मतलब यहाँ आई नीड हार्डली रिमार्क, मैं यहाँ रिमार्क भी नहीं दे सकता कुछ ऐसा कि वो क्या करेगा। दैट दीज वुड बी डिस्ट्रॉयड, वो तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, वो अटरली ruined करेगा ही करेगा अपने इस सेंसलेस ऑपरेशन के माध्यम से उस केस का जिसको वो क्योर करने जा रहा। यार देखो क्या क्या विजन थी ना इस आदमी की, वो कायल थी। क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर थे, कोई पॉइंट लेस मात्र भी डाउट नहीं था कि अगर आप सही नहीं चलोगे तो आप सही नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, सीखना ही होगा, हमें पढ़ना ही होगा, सीखना ही होगा दोस्त जी। अब डॉक्टर प्रीति जी आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर प्रीति जी। हाँ जी बॉस, हाँ मैं कह रही थी, ये जो बॉस अभी आपने एक बात बताई थी कि जब तक सिमिलिमम नहीं होगा मतलब वो नेचर या प्रभु भी नहीं ठीक कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन, तब तो पार्शियल सिमिलिमम वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता। जैसे हम लोग कभी कभी मेडिसिन देने के बाद ये डाउट की स्टेट में होते हैं ना कि अगर जो पैरामीटर्स नॉर्मल भी होते हैं कि क्या ये मेडिसिन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, मतलब पार्शियल सिमिलिमम तो नहीं है समथिंग में। तो लेकिन अगर जो ये कह रहे हैं कि अगर जो मेडिसिन करेक्ट नहीं है तो नेचर भी क्योर नहीं कर सकती, तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि वो मेडिसिन सिमिलिमम ही रही होगी, पार्शियल सिमिलिमम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? हमें इस बात को समझने से पहले दो वर्ड क्लियर करने होंगे। ये मेडिसिन एक्ट ही नहीं करेगी या ये मेडिसिन क्योर नहीं करेगी, ये दोनों बातें अलग है, समझो पहले। ये मेडिसिन कुछ वर्क ही नहीं करेगी या ये मेडिसिन क्योर नहीं करेगी। तो ये जो पार्शियल सिमिलिमम है ये वर्क करती है, एक्ट करती है पार्शियली, लेकिन बात आ रही है कि क्योर नहीं कर सकती डिजीज को यदि सिमिलिमम ना हो। तो हम आपने बहुत अच्छा डाउट निकाला अपने तरफ से, बहुत ही अच्छा सवाल भी है। तो इसका एक भाव आएगा कि भैया फिर तो हम मेडिसिन नहीं दे सकते किसी को जब तक मान लो हम जान ना ले। लेकिन इसमें उस 171 की जगह हमेशा बनी रहेगी कि जो टोटलिटी के सिमिलिमम जिसकी पिक्चर मैच कर रही है उसको लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ मसला दूसरा समझा रहे हैं हनीमैन साहब, कह रहे हैं कि क्योर करने के लिए किसी मेडिसिन को वही मेडिसिन क्योर कर सकती है जो बिल्कुल सिमिलिमम ऐसा ही स्टेट पैदा कर रही होगी। अब रही बात आपकी कि भैया फिर वो वर्क ही नहीं करेगी क्या, या वो फिर कुछ करेगी नहीं, एंटीपैथी भी तो करती है। और फिर उससे भी ऊपर आ जाओ, कोई भी ड्रग सब्सटेंस अंदर जाके हलचल तो करेगा ही ना दीपशिका, कुछ ना कुछ। तो हमें यहाँ क्रिस्टल क्लियर रहना है। डॉक्टर प्रीति जी बात कह रही है कि माइटी नेचर हर सेल्फ बी परफेक्ट, रैपिड एंड परमानेंट क्योर नहीं कर सकती। इन तीन वर्ड को ध्यान रखो, तब ये अलग से समझ में आ जाएगी बात। परफेक्ट, रैपिड और परमानेंट क्योर वही मेडिसिन करेगी जो बिल्कुल सिमिलिमम जिसका एक्शन होगा सिमिलिमम स्टेट पैदा करेगी। अदरवाइज पार्शियल अगर हम चुन लेते हैं तो पार्शियल वर्क तो करेगी, एक सिम्टम को कम कर देगी, रिलीफ दे देगी, है ना प्रीति? तो मैं ऐसे समझ रहा हूं। अगर आपका सवाल था और कुछ सवाल में और कोई गुंजाइश है तो और बात करो। गुंजाइश यही है बस, जैसे कि कभी कभी हम लोग मेडिसिन देते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में हमने मेडिसिन दी, ठीक है। अब मेडिसिन मान लो किसी को हमने ये बराइटा दे दी, बराइटा ने उस समय अगर जो भी कंप्लेन लेके आ रहा है वो हमको, तो कंप्लेन में उसको आराम आ रहा है, तो अब उस समय हम लोग उसको परमानेंट क्योर मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम रास्ते पे हैं क्योर करने के। अगर अब फिर 171 यही तो कह रहा है, 171 में यही कहा है कि मैनी एंटीसोरिक
कैन बी चूज इन सक्सेशन। तो अकेली बैराइटा कार्ब दे करके क्योर करने जैसी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि वो मेडिसिनल सब्सटेंस जिसको थोरोली प्रूव करके सिमिलिमम स्टेट पे ना दिया गया, तो वो रैपिड, परफेक्ट और परमानेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब चलो मैं आपकी बात को भी जगह दे देता हूं। रैपिड, परफेक्ट, रैपिड और परमानेंट क्योर के क्रम में एक ड्रग सब्सटेंस की कोई रोल नहीं बताया हनीमैन साहब ने, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उसका हिस्सा नहीं बनेगा उस जर्नी का। अभी मैराथन होती है ना, एक मसाल को दौड़ के दूसरे को पकड़ाता आदमी। आजकल कावड़ चल रही है, कावड़ यात्रा में वो आती है डाक कावड़। कई सारे लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन परफेक्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हर एक का अपने अपने पार्ट पर प्रॉपर एक दौड़ लगानी होती है। तो पता चला है कि, है ना, अब आप समझ गए होंगे अब आप। तो बेसिकली सिंगल प्रेस्क्रिप्शन ये तय नहीं करेगा, है बेटा? क्या बोल रहे हो? मैराथन एग्जांपल से सारी बात बड़े अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ, हमारा मैराथन हो गया है, डाक कावड़ भी यही काम कर रही है आजकल। तो क्योंकि हमें टाइम टू टाइम चीजों को एसेस करना है, उस हिसाब से ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी मतलब नहीं। जैसे वो जो क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन सर ने कहा कि सो मैंने एंटीसोरिक्स हमको इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंट क्योर देनी पड़ेगी, तो वही बात को हमको मान के चलना है। हाँ हाँ, और उन सब के माध्यम से परफेक्ट, रैपिड एंड परमानेंट क्योर भी करना है। और परफेक्ट और रैपिड एंड परमानेंट क्योर का हिस्सा हर एक मेडिसिन अपना अपना प्रदर्शित करेगी। अगर कोई दूसरी मेडिसिन जरा सी भी टोटलिटी से कमजोर रह गई नेक्स्ट स्टेट से, तो वो केस को डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है इवन। जी ठीक है ना? हाँ, कुछ और कहना है दीपशिका, डॉक्टर श्रेय, अमित भाई? चलो जी, खैर बहुत अच्छा सवाल था, बहुत यहीं कहीं क्लियर हुआ। अच्छा हाँ, एक इसमें गुंजाइश जरूर है प्रीति जी, नथिंग इज फिक्स। कई केसेस ऐसे हैं कि आपकी सिंगल मेडिसिन ने भी दूरी तय कर दी, है ना? ऐसा भी ना हो कि मैनी सक्सेसिव देनी ही पड़े, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसे हैं आज की डेट में जो सिंगल मेडिसिन से पार हो जाते हैं, क्योंकि इतना मिक्स हो गया है, इतना डेवलप हो गई है, इवॉल्व हो गई है डिजीज की स्टेट। डॉक्टर सरे, मिक्स मियाजमेटिक हो गया दीपशिका, कि एक मेडिसिन से किनारे पार नहीं होता जनरली, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। नेचर में पता नहीं क्या हो जाए, क्या कर दे, ये फिर अपने अपनी स्टेट के हिसाब से और अपने अपने डॉक्टर की नॉलेज के हिसाब से भी काम बढ़ेगा आगे। तो ये और आपके पॉइंट में गुंजाइश। हाँ बेटा, बहुत दिन के बाद मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बॉस, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, चलो हम एक दूसरे से ही पूरे हो रहे हैं, और आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक ये डाउट हमेशा रहेगा कि इन डॉक्टर फिजिशियन को ये कभी भी मतलब एक तरीके से वो कंफर्म नहीं रहेगा किसी भी पेशेंट को दवाई देने से पहले कि उसने उसको एक एंटीसोरिक दे दी है, जब तक कि वो उस रिजल्ट में ना पहुंच जाए क्योर के। क्योंकि वो हमें ये लगेगा कि हमने एक एंटीसोरिक दी है, पर एक्चुअली वो एंटीसोरिक नहीं होती है, हमें और मेडिसिन देनी पड़ेगी या कुछ और सोचना पड़ेगा जब तक कि वो क्योर में ना पहुंच जाए। ये गुंजाइश है हमारे एक इंसान होने के नाते, लेकिन ये गुंजाइश सभी में है, जो मास्टर थे उनमें भी है। क्या आपको नहीं लगता हनीमैन साहब ने दोबारा बदल के प्रेस्क्रिप्शन करा होगा? एक बार देने के बाद उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा दिया ही नहीं। तो ये एक होती है ह्यूमन एरर, एक होता है जो इंसान को कर चलना है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि जब रिजल्ट आ जाएगा तभी हम तय करेंगे कि क्योर हुआ नहीं हुआ, उससे पहले तो हमें खुद ही नहीं पता, हकीकत है दोस्त। लेकिन बात हो रही है सही रास्ते पर चलने की, बात हो रही है सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। आप इतना करो, बाकी तो पेशेंट की डेस्टिनी है, डॉक्टर के अपनी डेस्टिनी है, वो फिर प्रभु का काम है दोस्त। लेकिन हम बात उतनी कर रहे हैं जितना हमें करना है। तो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग अबाउट आवर प्रिंसिपल्स एंड अबाउट आवर नॉलेज, डॉक्टर सरे। और ये बिल्कुल आपने बात सही कही है कि जब क्योर हो जाता है तभी तो फाइनल पता चलता है।
पहले से थोड़े ना आप देते वक्त थोड़े ही कह दोगे जा हो गया काम तेरा, फिर तो हम भगवान हो गए। और भगवान भी नहीं कहते, कई बार भगवान भी ये कहते चलता जा भाई, समय के हिसाब से रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये बात बेसिकली ऐसे है, इसमें कोई दम्भ भरने वाली किसी को भी जरूरत ऐसे नहीं है कि भाई मैं सर्वज्ञाता हो गया हूँ, मैं एक मेडिसिन ऐसी दे रहा हूँ कि ये क्योर ही करेगी। बिल्कुल गुंजाइश है चेंज करने की। बड़े बड़े मास्टर्स को हमने देखा जो हमारे टच में रहे, वो हमारे जो हमारा वो मिला, जिनका सानिध्य, बड़े सर बदलते थे प्रेस्क्रिप्शन कई बार सिचुएशन के हिसाब से, जो कि जरूरी था। ये डॉक्टर का अपना एरर नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज हम जैसों की हो सकती है, लेकिन जो परफेक्ट वन है हमारी लाइन में, वो भी उनके माध्यम से भी प्रेस्क्रिप्शन चेंज होने के चांस इसलिए बने रहते हैं क्योंकि केस आगे क्या खुलासा होता है वो तय करता है। और भैया आगे का तो कुछ पता। हाँ जी समझ में आती है जी कि जो ब्रूइस लिप्टन की बुक नहीं है, उसमें कहा है ना कि बायोलॉजी बिलीफ, मतलब हम अपना बिलीफ चेंज करते हैं तो अपने पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। बायोलॉजी एंड बिलीफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बायोलॉजी बदल जाती है आपके बिलीफ से। कारण है, परसेप्शन ही हमारी इंडिविजुअलिटी का अरे कारण है। ब्रूस लिप्टन से पहले तो अपने हैनीमैन साहब ने कह दिया बेटा। फुटनोट 9 बायोलॉजी एंड बिलीफ से तो पता नहीं कितने साल पहले आ गया है। फुटनोट 9 पता है, एफोरिज्म नंबर 16 का फुटनोट 9 है, वो बायोलॉजी एंड बिलीफ से भी बहुत आगे का है। उसमें हैनीमैन साहब कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मोस्ट सीवियर डिजीज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स थ्रू द इमेजिनेशन। तो ये इमेजिनेशन बिलीफ है, और वो तो बायोलॉजी को चेंज करने की बात कर रहे हैं। हैनीमैन साहब कह रहे हैं मोस्ट सीवियर डिजीज भी पैदा हो सकता है पर्याप्त मात्रा में डिस्टर्ब होने की वजह से आपके वाइटल फोर्स के किसी इमेजिनेशन के द्वारा। यही तो है बायोलॉजी एंड बिलीफ है जी। मतलब एक तरीके से अगर वो इमेजिनेशन डिल्यूजन में बदल जाए आगे जाके तो फिर वो बीमारी को ला सकता है। हाँ, कुल मिलाके ओरिजिन वही है। और ब्रूस लिप्टन साहब ने कहा कि आपकी बायोलॉजी आपके बिलीफ पे चलती है, और उससे भी पहले ले जाओ प्रीति जी। हमारे जो संत महात्मा हुए हैं उन्होंने कहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत चिंते की तैसी। अब इसको प्रभु हटा दो, अब कह दो जाकी रही भावना जैसी, उसके शरीर की स्थिति रहेगी वैसी। जी उसकी फिजियोलॉजी की स्टेट रहेगी ऐसी। तो वहां से भी यही आ रहा है। तो बेसिकली डिस्टरबेंस तो वहीं से ही होता है, आपकी विचारों से, भावनाओं से, आपके इमेजिनेशन से। यहाँ पे एक बहुत मतलब सूक्ष्म लेवल की मेरे अंदर मतलब बात आ रही है, मतलब बहुत, वैसे इसका होम्योपैथी से लेना देना है कि नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा हम पूछ ले रहे हैं बस। जैसे एक हमने कहीं पढ़ा था कि पता नहीं कितने दिनों में इवन हमारा शरीर भी बदल जाता है, हमारी सेल्स निरंतर मतलब नहीं तो इसमें आप डाउट के साथ क्यों बात कर रहे हो? हर चीज की बात लगा लो ना। आपका ब्लड कितने दिन की, आरबीसी की उम्र कितनी है? नहीं, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि लेकिन जो अंदर का तत्व है वो तो नहीं बदलना चाहिए ना, क्योंकि जो हम मतलब एक कहते हैं ना कि अब जैसे एक क्रूड एग्जांपल, जैसे कपूर है या हींग है, ठीक है, वो चाहे कितना भी चला जाए उसकी गंध वहां रहती है। तो हमारा कुछ तो जैसे हम बदलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम बदलते हैं, जिससे हमारे अंदर डिजीज वगैरह सब कुछ तो अच्छा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हुआ, नहीं तो निगेटिव बिलीफ डिजीज क्रिएट करता है। लेकिन कुछ तो हमारा मूल होना चाहिए ना, जो कि हमें इंडिविजुअल या फिर वो ये मान के चले कि मतलब वो ह्यूमैनिटी का एक तत्व है जो रियलिटी है, बाकी तो सब चेंजेबल है। नहीं, बेसिकली आपने जो बोला कि कुछ समय बाद हमारा एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है शरीर का, यही तो आप बोल रहे हैं। तो बेसिकली आप एक बात समझो ना, हमारा ओरिजिनल वन थोड़े ना चेंज होना है। स्ट्रक्चरल जीन अलग है, फिजियोलॉजिकल जीन अलग है, अगर आप बायोलॉजी के लेवल से बात कर रहे हो, है ना। तो आपका ह्यूमन जो जीनोम है वो ह्यूमन का ही रहेगा, उसमें म्यूटेशन कितने ही हो जाए मान लो अपने इवोल्यूशनरी,
अगर उसमें कोई बिल्कुल, और इवन उस शरीर में तो चाहे अगर डी इवोल्यूशन में भी जाएगा तो उसका शरीर जब तक अगले जीन्स में प्रदर्शित ना होगा बच्चे के रूप में, तो वो उसी फॉर्मेट पे चलेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदल रहा है, ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चरली बेसिक जेनेटिक मैप नहीं बदलता है। जी हमारे हमारी हाँ, फिजियोलॉजी बदल जाएगी, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के हिसाब से। जब हम यंग होते हैं तो अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो नया न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप हो गया, इवोल्व हो गया, ये मजबूत हो गया, तो हमारी सोच बदल जाती है। तो ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और रही बात एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में भी हर टिश्यू की, सेल की अपनी एक एज है। उसके हिसाब से ये आकलन कर सकते हो कि एक शरीर, ये कॉर्पोरियल बॉडी का नया न्यू वन कितने दिन में होता है टोटल। तो बड़े सर अक्सर इसको, डॉक्टर दीपशिका अगर आपको ध्यान हो तो, या किसी ने और ने भी कहा कि 9 महीने एक तरह से, या 1 साल में कैसा भी कितना भी क्रोनिक केस हो, नेचर ये कहती है कि उसको ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए दूसरे न्यू वन में। तो 9 महीने, और वैसे भी अब आप अगर उधर ले आओ तो हमारा जो शरीर बनता है वो 9 महीने 7 दिन में पूरा हुआ ना। जी तो इस 9 महीने 7 दिन में हमारी बोन्स की सेल क्या, ब्लड की सेल क्या, स्किन की सेल क्या, पुराना स्टेटस हट के नया स्टेटस आ जाना चाहिए दीपशिका। जी जी और वैसे भी अगर हम प्रतीचि 9 महीने 7 दिन की बात ना करें, 1 साल की बात ना करें, लेकिन पक्की बात है जो आप कह रहे हो कि एक टाइम है, वो गूगल पे मिल भी जाएगा। मैं भी एक बार कहीं दाएं बाएं से झांका था, तो कि इतने दिन में बॉडी की पुरानी सेल्स हट के अपनी जगह से सारी न्यू वन जगह ले लेती हैं। लेकिन बोन की सेल बोन की तो लेगी जगह, बोन की सेल स्किन या ब्लड की थोड़ी बन जाएगी, वो अलग चीज है वो, क्योंकि बेसिक जो वो है। ये बात बहुत सही है, बस कि हम एनाटॉमी थोड़ी ना चेंज होगी, फिजियोलॉजी में हम चेंज कर सकते हैं। हाँ चलो खैर, एक वो कर ही लेते हैं, छोटा सा है 120, थोड़ा सा वो रह जाएगा फ्रूटफुल सा। 120 अफोरिज्म का जो कंटेंट है 27 में, वहां कह रहे हैं एवरी मेडिसिन देयरफॉर मस्ट बी केयरफुली प्रूव्ड टू असरटेन द पिक्यूलियरिटी ऑफ इट्स स्पेशल इफेक्ट। अब जब हम पीछे सब कुछ जान चुके हैं, सरोगेट नहीं होती, सब कुछ है, तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं 120 फुट एफोरिज्म में कि प्रत्येक मेडिसिन इसलिए बड़ी केयरफुली तरीके से प्रूव होनी चाहिए, असरटेन होनी चाहिए उसके पिक्यूलियरिटी के रूप में, उसके अपने स्पेशल इफेक्ट के रूप में। ये बताएंगे 120 एफोरिज्म में। कह रहे देयरफॉर मेडिसिन ऑन विच डिपेंड मेंस लाइफ एंड डेथ, डिजीज एंड हेल्थ must be thoroughly and most carefully distinguished from one another, and for this purpose tested by careful pure experiments on the healthy body for the purpose of ascertaining their powers and real effect, in order to obtain an accurate knowledge of them and to enable us to avoid any mistake in their employment in diseases. For it is only by correct selection of them that the greatest of all earthly blessings, the health of the body and the mind, can be rapidly and permanently restored. पूरा एक ही सेंटेंस है, कितना जबरदस्त बात कही है हैनीमैन साहब का। भाव ये है कहने का, जब हम इनके बारे में जान ही चुके हैं कि ये कितनी वैल्यूएबल है, किसी मेडिसिन का अपना इफेक्ट को जानना, तो आगे उसी क्रम में कह रहे हैं कि इसलिए मेडिसिन जिनके ऊपर इंसान का जीवन और मरण निर्भर करता है, जीवन की बीमारी, उस इंसान की बीमारी और उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है, उन मेडिसिन को थोरोली और मोस्ट केयरफुली डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए, स्पष्ट कर लेना चाहिए एक दूसरे से अलग अलग, कि ये क्या करती है, ये क्या करती है। एंड फॉर दिस पर्पज टेस्टेड बाय केयरफुल प्योर एक्सपेरिमेंट ऑन द हेल्दी बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग देयर पावर एंड रियल इफेक्ट। और इस क्रम में, इस काम के लिए, इस पर्पज के लिए टेस्ट करना होगा केयरफुल तरीके से, प्योर एक्सपेरिमेंट के तरीके से, किसी हेल्दी बॉडी पर, ताकि हम
उस पर्पज को असरटेन कर सके, उनकी पावर को जानने के रूप में, उनके रियल इफेक्ट को जानने के रूप में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ देम, और उनकी एक्यूरेट नॉलेज को जानने के क्रम में, एंड टू अनेबल, और जानने के बाद फिर हम कह रहे हैं एंड टू अनेबल अस टू अवॉइड एनी मिस्टेक इन देयर एम्प्लॉयमेंट इन डिजीज, और हम सक्षम हो सके कोई भी त्रुटि से बचने के लिए जब हम इनको किसी डिजीज में एम्प्लॉय कर रहे होंगे, तो हम इतने सक्षम हो सकें कि हम अवॉइड कर सकें उस मिस्टेक को उनके एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो होती है डिजीज में। हमें सब कुछ तय करना होगा। कह रहे हैं फॉर इट इज ओनली बाय करेक्ट सिलेक्शन ऑफ देम, ये बड़ी अच्छी लाइन कही है, फॉर इट इज ओनली बाय करेक्ट ऑफ देम दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अर्थली ब्लेसिंग्स, ये धरती पे जितने भी वरदान दिए हैं भगवान ने, उनमें सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही है कि इनको करेक्ट करके, करेक्ट सिलेक्शन करके इनके द्वारा जो हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड के रूप में जो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है इंसान को दी हुई भगवान की, सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, उसको कैन बी रैपिडली एंड परमानेंटली रिस्टोर्ड। उस हेल्दी बॉडी और माइंड को जो कि डिजीज हो गया था, उसको हम रैपिडली और परमानेंटली रिस्टोर कर सके। और क्या बताया? ये हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड जो है, ये धरती पर जितने भी वरदान दिए हैं प्रभु ने हमें, उनमें सबसे बड़ा है। एक कहावत है दीपशिखा, कहते हैं ना, किसी इंसान को सौभाग्यशाली कब मानते हैं? कहते हैं ना कि शरीर, उसमें एक कहावत है, आपको याद होगी, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब है हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ भी पहला सुख किसको लिखा? पहला ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग सबसे पहली क्या है अर्थ पे? निरोगी काया। दूजा सुख क्या था? घर में माया। तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख सतवंती नार। सतवंती नार एक मतलब अपना जो पार्टनर है एक दूसरे से फेथफुल हो, सतवंती नार कहा, और पुत्र आज्ञाकारी हो किसी इंसान का, घर में समृद्धि हो, और उन सब में सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। उससे भी, उस लाइन में भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अर्थली ब्लेसिंग्स क्या है किसी भी इंसान के लिए? हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। उस ब्लेसिंग को पूरा करने के लिए जो डिस्टर्ब हो गया था, मदद करती है ये मेडिसिन। तो इस मेडिसिन की कितनी बड़ी वैल्यू है, और इस मेडिसिन को इतनी बड़ी वैल्यू होने के नाते कितना केयरफुल तरीके से प्योर एक्सपेरिमेंट करके इसके पूरे थोरोली जान लेना कितना आवश्यक है दीपशिखा। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सा ये एफोरिज्म भी रहा, और यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम बॉस। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम भाई।